टिश्यू और ये 4 एनिमल टिश्यूज के टाइप देखने। तो एक्चुअली आपका जो टिश्यू चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन फॉर प्लांट्स एंड दूसरा फॉर एनिमल्स। घास की अगर हम बात करें तो काफी बार जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो एपेक्स को खा जाते हैं, टिप की ग्रेजिंग हो जाती है, टिप फूड बन जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ फिर भी एग्जिस्ट करती है, फिर भी प्लांट हाइट अचीव करता है। सीव मतलब छन्नी, बीच में छेद, तो सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स और सीव प्लेट्स, और बीच बीच में परफोरेशंस होंगी, बीच बीच में छेद होंगे। और ये टिश्यू फ्लूइड क्योंकि वापस नहीं जा पाता 100%, तो ये एंटर कर जाता है इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर और बना लेता है लिम्फ। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू टाइटन सीरीज, वेलकम टू वन शॉट सीरीज फॉर क्लास 9th ICSE वाला। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पहला लेक्चर देख चुके होंगे विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज का जो चैप्टर है बेटा दैट इज टिश्यू, और उसको हम वन शॉट में कवर करेंगे एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस लेक्चर ओनली। वन शॉट आपको फाइनल रिवीजन में हेल्प करने वाला है एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, जो आपके मेन लेक्चर में शायद रह गए होंगे, वो एक तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस वन शॉट में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट आपका चैप्टर टिश्यू। वन शॉट है तो हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्या करता है इस चैप्टर के अंदर, पहले तो देखना है टिश्यूज होते क्या है, देन टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू के टाइप्स देखने हैं, एनिमल टिश्यू और ये 4 एनिमल टिश्यूज के टाइप देखने। तो एक्चुअली आपका जो टिश्यू चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन फॉर प्लांट्स एंड दूसरा फॉर एनिमल्स। तो दोनों के अंदर आपको किस तरीके से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखने हैं, ठीक है। विद सम ट्रिक्स हम इसको लर्न करेंगे। सबसे पहले तो टिश्यू होता क्या है, देखो अभी हमने सेल चैप्टर का वन शॉट किया। सेल इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। टिश्यू क्या होता है, उसी सेल का ग्रुप और वो सारे के सारे सेल्स अगर सेम फंक्शन करते हैं तब हम उसको टिश्यू बोलते हैं। प्लस उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। यहाँ पर ओरिजिन से मतलब है कि जो हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं उन्हीं जर्म लेयर से वो सेल्स निकलने चाहिए, ठीक है। सो टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। इसको आगे लिख लेंगे, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। सो डिवीजन ऑफ लेबर अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है दैट सेल का ग्रुप टिश्यू, सेल होता है, सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है, टिश्यू का ग्रुप बेटा ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बॉडी बनाता है, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बॉडी बनाता है। सो दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में बेटा। तो ये एक डायग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको में हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, लीफ को कट करके देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। बट पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम पे आएंगे। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो इट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। प्लांट टिश्यू सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वर्ड मेरिस्टम से आया है और मेरिस्टम का मतलब होता है टू ग्रो। वो सेल्स जो लगातार डिवाइड करते रहें, ग्रो करते रहें, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो सेल्स जो मल्टीप्लाई कर सके, और मेरिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ग्रो करना। यही टिश्यू फ्यूचर में जाकर परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, जो कि डिवाइड करना छोड़ देते हैं और सेल डिफरेंशिएशन पर आ जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर लेते हैं। जैसे अभी कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो एक यंग प्लांट के अंदर होंगे, एक छोटा सा पौधा होता है उसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स अभी सिर्फ एक फंक्शन करते हैं, डिवीजन का। फिर जब वो प्लांट बड़ा हो गया, सेल डिवाइड कर लिया, सेल ने बहुत सारी ग्रोथ कर ली, नंबर इंक्रीज कर लिया, उसके बाद वही सेल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, परमानेंट होना शुरू हो जाते हैं एंड दे अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या फंक्शन अचीव कर सकते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना, ऑल दीज फंक्शंस विल बी अचीव लेटर ऑन। पहले उनका काम है डिवाइड करना। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तरीके का नहीं होता, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या खास बात है, सबसे पहले तो ये बहुत ही छोटे होंगे, है ना। दे आर यूजुअली क्यूबिकल इन शेप, दे आर यूजुअली क्यूबिकल इन शेप। इनकी सेल वॉल काफी थिन होती है बेटा, द सेल वॉल ऑफ दीज सेल्स इज क्वाइट थिन, सेल वॉल इज ऑल्सो थिन। एक कलर चूज करने दो यार मेरे को अच्छा सा, हाँ। सेल वॉल थिन होगी,
इनका न्यूक्लियस लार्ज होगा। नाउ यू डोंट हैव टू रटाफाई एनीथिंग। बेटा देखो, सेल वॉल थिन इसलिए होती है क्योंकि मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है और इसको अभी डिवाइड करना है, इसको अपनी 2 कॉपीज बनानी है। 2 कॉपीज बनाने के लिए इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना चाहिए, क्योंकि यही न्यूक्लियस आगे भी 2 सेल्स में पास ऑन होने वाला है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए, क्योंकि वही साइटोप्लाज्म 2 न्यू सेल्स के अंदर जाने वाला है। इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वैक्यूल्स नहीं है? हमने अभी सेल चैप्टर में पढ़ा, वैक्यूल्स आर स्टोरेज एरिया, स्टोरेज सेल ऑर्गेनील्स। तो यहाँ पर इनके पास टाइम ही नहीं है कुछ स्टोर करने का। दे डोंट हैव मच थिंग्स, इनका काम अभी सिर्फ सेल डिवीजन का है। दे डू नॉट स्टोर सर्टेन थिंग्स, इसलिए वैक्यूल्स इनके अंदर ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। दे आर वेरी टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, क्योंकि अभी अगेन इनको अभी सेल डिवीजन करना है, बीच में स्पेसेस को तो फिल करना है इनफैक्ट, तो इनके बीच में स्पेसेस नहीं होते क्योंकि वो ग्रो करते हैं, एनलार्ज करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर को। द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स एंड द सेल्स प्रोड्यूस्ड आर देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर सेल्स, और वही आगे जाकर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। Now, based on the location, we have 3 types of meristematic tissue. प्लांट में हर जगह ग्रोथ नहीं होती है बेटा, या तो टिप पर ग्रोथ होती है, उसके लिए जो टिश्यू है वी कॉल इट एपिकल मेरिस्टम, एपिकल या फिर टर्मिनल मेरिस्टम, जो टिप पर ग्रोथ करता है। जो साइड्स में ग्रोथ करता है, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करता है, उसको हम लेटरल या फिर कैम्बियम मेरिस्टम बोलते हैं। और फिर एक टिश्यू आता है आई थिंक इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट एक और तीसरा आता है जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, जो कि मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब हम एक डायग्राम बनाएं। अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो मान लो ये प्लांट की स्टेम है, इसमें जो टिप पर ग्रोथ करेगा वो होगा एपिकल मेरिस्टम। जो एपिकल वर्ड है बेटा वो एपेक्स से आया है, और एपेक्स का मतलब ही होता है टिप। तो या तो वो शूट यानी कि स्टेम की एरिया में, स्टेम की टिप में ग्रोथ करेगा, तो इसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम। और रूट्स की टिप्स भी तो होंगी, तो मान लो यहाँ रूट्स बना लेते हैं। रूट्स के टिप पर ग्रोथ करने वाला भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बट ये रूट्स पर ग्रोथ करता है, तो इसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, RAM, रैम। इसके अलावा अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बेटा स्टेम्स के बीच में ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं, शुगर केन में बहुत अच्छे से दिखती है। दूसरी ग्रोथ मोनोकॉट्स के अंदर यहाँ इस एरिया में हो रही है, मोनोकॉट्स के अंदर, ग्रासेस के अंदर इस एरिया में हो रही है। यहाँ पर जो टिश्यू ग्रोथ करता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी वर्ड कहाँ से आया? इंटरनोड्स की वजह से आया। देखो ये जो लाइंस वाला एरिया ना, इनको हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है। इसके आगे पीछे का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नोड्स के बीच का एरिया, यानी कि इंटरनोड्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ ग्रोथ करता है? इंटरनोड्स में ग्रोथ करता है, इंटरनोड्स में ग्रोथ करता है। क्योंकि काफ़ी बार एपिकल मेरिस्टम, जैसे कोई भी आप प्लांट ले लो या फिर कोई भी घास की अगर हम बात करें, तो काफ़ी बार जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो एपेक्स को खा जाते हैं, टिप की ग्रेजिंग हो जाती है, टिप फूड बन जाता है, तो प्लांट की ग्रोथ फिर भी एग्जिस्ट करती है, फिर भी प्लांट हाइट अचीव करता है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये प्लांट थिकनेस में भी इंक्रीज करेगा, थोड़ा मोटा भी होगा, इसकी विथ भी इंक्रीज होगी। तो जहाँ साइड में इंक्रीज कर रहा है, इसकी विथ को इंक्रीज करा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम। बेटा लेटरल मेरिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि ये विथ को इंक्रीज कर रहा है। तो प्राइमरी ग्रोथ कराने वाला कौन सा टिश्यू है? एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ जो साइड में, जो साइड्स में होगा, प्राइमरी ग्रोथ जो बेटा लेंथ को इंक्रीज करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ जो कि विथ को इंक्रीज करेगा, विथ को, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। डायग्राम से क्लियर हुआ? नाउ लेट्स रीड दिस। एपिकल मेरिस्टम लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप्स ऑफ द स्टेम एंड ऑन द टिप्स ऑफ एक्सिलरी बड्स। देन दिस इज सिचुएटेड, लेटरल मेरिस्टम की बात करें, दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ और डायमीटर ऑफ द स्टेम। बार्क ऑफ द ट्री सबसे बाहर वाला एरिया होता है, उसके नीचे आपको लेटरल मेरिस्टम मिलता है जो कि ब्रेथ को इंक्रीज करता है। लुक इनटू दिस डायग्राम।
एपिकल मेरिस्टम, बीच बीच में जो ग्रोथ कर रहा है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम, साइड में जो ग्रोथ करा रहा है लेटरल मेरिस्टम। देन इट इज ऑल्सो सेइंग कि ना ये बर्ड्स में भी ग्रोथ कराता है। तो देखो ये शूट एपिकल मेरिस्टम हो गई, फिर लीफ जहां से निकल रही है तो बेसिकली ये भी एक टिप का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ एपिकल बर्ड्स होती हैं, टिप पर निकलने वाली बर्ड्स होती हैं, वो भी एक्सियल मेरिस्टम की वजह से होती हैं, एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स क्लियर है, वो बेस्ड ऑन लोकेशन आपको बताने हैं एंड फंक्शन तो आपको पता ही है। जैसे लेटरल मेरिस्टम साइड में ग्रोथ करता है, बाकी लेंथ में ग्रोथ होती है बाय इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड बाय एपिकल मेरिस्टम। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। इनके सेल्स का आपने नेचर देख लिया, सेल वॉल थिन है, अभी सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन कर रहे हैं तो काफी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, वैक्यूल्स नहीं होते, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट टिश्यू, यानी कि यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो अभी हमने देखे ये अब बड़े हो चुके हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन अचीव कर चुके हैं। सो नाउ वी कॉल देम परमानेंट टिश्यू। बट अब ये परमानेंट हुए, मैच्योर हुए तो इन्होंने अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो दी है। मैं हर बार बोलती हूँ कि ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अभी तुम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है कि तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास सिर्फ एक काम है सेल डिवीजन का। फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तुम या तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, एक्टर बन जाओगे, है ना, कुछ भी फील्ड में तुम जा सकते हो, कुछ भी अपना जो भी एक फिक्स्ड जॉब अचीव कर लोगे, है ना, या तो तुम बिजनेस में चले जाओगे, कोई जॉब ले लोगे तो आपका फिक्स्ड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसी काम को करोगे, राइट, अनटिल एंड अनलेस आप टीचर नहीं बनते, आप पढ़ाई नहीं करोगे, है ना। सो परमानेंट टिश्यू का भी सेम सीन है कि अब ये फिक्स हो गए, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, इन्होंने सेल डिवीजन छोड़ दी है, इन्होंने एक शेप ले ली है ना, एंड कुछ परमानेंट फंक्शन है जो उम्र भर करते रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे हम एक जॉब में घुस जाते हैं फिर हम करते रहते हैं उसी फील्ड की जॉब। जैसे मैं टीचर बन गई, मैं लाइफ टाइम पढ़ाऊंगी, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म, नाउ दीज आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स। इनके भी 3 टाइप्स है। एक टिश्यू के ग्रुप ने डिसाइड किया, जैसे प्लांट में भी ऐसे ना, इसको थोड़ा रिलेट करके पढ़ना, मजे से पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो कुछ टिश्यू बड़े हुए और उन्होंने कहा मैं तो प्रोटेक्शन करूंगा। जैसे हमारे में भी होता है ना कि कुछ लोग जाते हैं ना देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्मी में जाते हैं ना, देश की सेवा करते हैं, सैनिक बनते हैं टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड व्हाटएवर। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू बना प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए। फिर कुछ कहते हैं यार प्लांट इतना बड़ा होगा उसको सपोर्ट की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो कुछ सपोर्टिंग टिश्यू बन जाते हैं। और कुछ हो जाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे कि जब प्लांट लंबा हो जाएगा तो उसके बाद पानी सिर्फ रूट्स ही एब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो रूट से पानी लेकर ऊपर पहुंचाना, हर एक पार्ट तक पहुंचाना। फूड लीफ में बनाया जाता है तो लीफ से नीचे ऊपर हर जगह जाना। तो ये 3 मेन जॉब्स है जो प्लांट्स के अंदर डिवाइड की जाती हैं, एक प्रोटेक्शन की, एक सपोर्ट की और एक कंडक्टिंग, ठीक है। अब आ जाओ कौन कौन से 3 टाइप्स हैं इसके। पहले तो हम देख लेते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के फीचर क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टिव टिश्यू को प्रोटेक्ट करना है ना, तो सेल्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इनकी सेल वॉल भी थिक होनी चाहिए। देखो अगर कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, एक आर्मी बना रहा है, तो वो अपनी वॉल लंबी रखते हैं, थिक रखते हैं, दीवारें मोटी रखते हैं ताकि कोई पार ना करे, राइट। सो यहाँ पर भी सेल्स हैव थिक वॉल्स, सेल्स हैव थिक वॉल्स। उसके बाद फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ये मिलता कहाँ है, सरफेस पर मिलेगा, है ना, बाहर की तरफ मिलेगा, स्टेम और लीफ के सरफेस पर मिलता है। इसके 2 एग्जाम्पल्स है बेटा, एक तो है एपिडर्मिस और एक है कॉर्क सेल्स, कॉर्क कैम्बियम। देखो एपिडर्मिस यंग स्टेम में प्रोटेक्शन दे रहा है या फिर डेलिकेट एरियाज में प्रोटेक्शन दे रहा है। एक पेड़ का तना होता है वेरी हार्ड, है ना, और एक होती है लीफ, तो लीफ इज वेरी सॉफ्ट। दोनों जगह प्रोटेक्शन देनी है बट दोनों जगह अलग अलग तरीके के सेल्स आए प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे लीफ में एपिडर्मिस आता है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, और उसके बाद कॉर्क सेल्स बार्क ऑफ द ट्री, बाहर तने में होते हैं, ठीक है। चलो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो एपिडर्मिस है, इस डायग्राम पे आ जाएंगे हम एपिडर्मिस को पढ़ने के लिए। ये डायग्राम मैं नीचे ले आती हूँ, ठीक है। अभी हम बात करें लीफ के एपिडर्मिस की, तो ये लीफ है बेटा। लीफ को अगर आप कभी टच करोगे तो बहुत ही स्मूथ सरफेस लगता है इसका, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत वैक्स जैसी केमिकल भी सीक्रेट होता है, एक वैक्स जैसा। मान लो ये लीफ है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया और कट करके तुमको ऐसे सामने से दिखा दिया। इमेजिन माई हैंड इज अ लीफ, मैंने इसको ऐसे कट किया एंड मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। सो आपको ऊपर और नीचे सेल्स की लेयर दिख रही है। इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी, एक ये है सेल्स की लेयर, ठीक है, विच आर वेरी टाइटली पैक्ड। बेटा ये है एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। और क्योंकि ये अपर सरफेस पर है तो इसको अपर एपिडर्मिस बोल दे क्या, और जो नीचे वाले सरफेस पर होगा उसको क्या बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस। सिंपल।
अब बीच में जो तुमको सेल्स दिख रहे हैं, इन सबको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। इनका नेचर कैसा होता है? पेरेनकाइमा। वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है? ऊपर वाली कवरिंग, ऊपर से प्रोटेक्शन मिली हुई है, नीचे से प्रोटेक्शन मिली हुई है। नीचे वाले सरफेस पे तुमको स्टोमेटा भी दिखेंगे। स्टोमेटा, स्टोमेटा आर द सेल्स इन द प्लांट्स जो कि गेट का काम करते हैं, है ना, दरवाजे का काम करते हैं। अगर गैसेस को अंदर जाना है या गैसेस को बाहर आना है तो वो स्टोमेटा से ही बाहर आती हैं। ये जो तुमको बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स इस बीच वाले पोर को, जिसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं, इसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। डिपेंड्स कि कितना पानी है इन गार्ड सेल्स के अंदर। ओके, नाउ एपिडर्मिस क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं कॉर्क कैम्बियम की, अगर हम यहीं पर बात करें तो होता क्या है बेटा, कॉर्क कैम्बियम का कैसे आता है? जैसे अभी एक यंग स्टेम थी, पेड़ का तना तो बाद में बना, पहले ये यंग स्टेम वाला रहा होगा, यंग स्टेम होगी इसकी। तो यहाँ पर अभी एपिडर्मिस से ही आउटर कवरिंग हो गई है। बट जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये बहुत ज़्यादा विथ इंक्रीज करता है, चौड़ा होता है, उस दौरान एपिडर्मिस टूट जाता है, अंदर से सेल्स की ग्रोथ होती है, एपिडर्मिस को तोड़कर बाहर निकलते हैं और यहाँ पर कॉर्क सेल्स बना लेते हैं। कॉर्क सेल्स अपने अंदर, अपनी सेल वॉल के अंदर एक केमिकल भरते हैं जिसको हम बोलते हैं सुब्रिन। ये सुब्रिन इसको, कॉर्क सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग होने की कैपेबिलिटी देता है। ये सुब्रिन इम्परवियस होता है, यानी कि परमिशन नहीं देता वाटर और गैसेस को, है ना। तो यहाँ पर वाटर और गैसेस नहीं जा पा रहे, जर्म्स भी नहीं जा पाएंगे, तो प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा एक तरीके से। तो एपिडर्मिस जैसे कि मैंने कहा डेलिकेट एरियाज में है, और कॉर्क कैम्बियम हार्ड टफ लेयर्स में है, बार्क ऑफ द ट्री में है ना। मेक सेंस? दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस? सपोर्टिंग टिश्यू। तो दो हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, वन इज एपिडर्मिस एंड सेकंड इज कॉर्क कैम्बियम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सपोर्टिंग टिश्यू। ये सपोर्ट दे रहे हैं, अंदर की तरफ होंगे, बट प्लांट को अब सपोर्टिंग कैसे काम करता है? लेट अस इमेजिन कि एक जंगल है जहां पर बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो वहां पर बहुत तेज आंधी आने से प्लांट अपनी जगह से हटता नहीं, रूट्स उसको सपोर्ट करती हैं, बीच में से भी टूटकर नहीं गिरता है। वो बहुत तेज हवा की डायरेक्शन में बेंड जरूर हो जाएंगे, बट इतनी जल्दी टूटते नहीं है अनटिल एंड अनलेस बहुत तेज तूफान ना आ जाए, है ना। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ये सपोर्टिंग टिश्यू थे। तीन तरीके के सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसको मैं हमेशा ऐसे याद कराती हूँ कि जैसे सपोर्टिंग टिश्यू के तीन बच्चे हैं, तीन जॉब्स निकली हैं, तो तीन भाई हैं बेसिकली। पहला भाई है पेरेनकाइमा, फिर है कॉलेनकाइमा, फिर है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या जॉब करता है? पेरेनकाइमा कहता है कि पापा मैं ना एक काम करूंगा, मैं प्लांट्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, मैं प्लांट्स के अंदर स्टोरेज प्रोवाइड करूंगा। नाउ इसके फंक्शन से हम इसके कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसने कहा कि मैं क्या करूंगा, स्टोरेज। तो ये फूड को स्टोर करता है, पानी को स्टोर करता है, वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, बहुत सारे स्टोरेज इसके अंदर हो सकती है। स्टोरेज के लिए अपने अंदर कौन सी सेल ऑर्गेनील भर लेगा? वैक्यूल्स। तो आपको इसके अंदर देखो लार्ज वैक्यूल्स दिखेंगे, यूजुअली एक सिंगल बड़ा सा वैक्यूल होगा जो कि स्टोर करेगा फूड को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटोज यू सी बड़े बड़े आपको पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर वैक्यूल्स दिख जाएंगे। कभी कभी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे दिखते हैं ये सेल्स? ये बहुत ही थिन सेल वॉल वाले होते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन तो करना नहीं है, तो इनकी सेल वॉल थिक होने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इनकी सेल वॉल बहुत ही थिन नॉर्मल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। एंड ओवल भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं शेप के अंदर। मेन फीचर क्या है? बड़ा सा वैक्यूल है, क्योंकि इनका मेन काम क्या है? स्टोरेज करना, है ना। मेन फंक्शन क्या है इनका? स्टोरेज का बेटा। इनफैक्ट ये बल्क बनाते हैं पूरे प्लांट में। सबसे ज़्यादा देखो, प्लांट्स बहुत सारा खाना स्टोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं। तो ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े वैक्यूल्स आ गए इनके अंदर, सेल वॉल इनकी थिन होती है, और सेल्स के बीच में गैप भी होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्योंकि स्पेसेस किसके बीच में नहीं होंगे? जो कि प्रोटेक्ट करेगा, है ना। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो बॉडीगार्ड्स बीच में से गैप नहीं छोड़ सकते, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा। सो दे आर मेकिंग द बाउंड्री बहुत हाथ पकड़ के टाइटली, है ना। तो सेम वो सेल्स जो कि प्रोटेक्शन करेंगे, उनके अंदर स्पेस नहीं मिलेगा, इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं करनी, तो इसके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी होंगे। अगर हम डायग्राम देखें तो दे लुक लाइक दिस। यहाँ पर वैक्यूल ने ज्यादा जगह ले ली है, ये ब्लू कलर की डॉट्स जो दिख रही है ये न्यूक्लियस है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी तुमको दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म इज आल्सो देयर। अब आ जाओ दिस कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा
ये कॉलेनकाइमा क्या डिसाइड करता है, ये दूसरा भाई है, ये कहता है कि पापा पापा मैं ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करूंगा, जब आंधी तूफान आएगा तो प्लांट ऐसे टूट नहीं जाना चाहिए, 4 प्लांट मर जाएगा, तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करूंगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी चाहिए, है ना, तो ये क्या करता है, इसका सबसे स्पेशल फीचर क्या है कि ये अपनी सेल वॉल को थोड़ा मजबूत बनाता है, सेल वॉल के किनारे पर ज्यादा सेल्यूलोज भर लेता है, ज्यादा सेल्यूलोज डिपॉजिट होने की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देता है। देखो, मेड अप ऑफ सेल्स विच आर इलोंगेटेड एंड द सेल वॉल इज थिकन्ड एट कॉर्नर्स, सेल वॉल कॉर्नर्स पे ज्यादा थिक होती है, कैसे थिक हो गई, उसने ज्यादा सेल्यूलोज भर लिया वहां पर, और इसके सेल्स की शेप तुम अगर देखोगे तो ये काफी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, मोर लाइक हेक्सागोनल और पॉलीगोनल इन शेप, किनारे पर सेल्यूलोज ज्यादा दिखता है, ये इनका सबसे मेन फीचर है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। द टिश्यू हेल्प्स इन सपोर्ट to the parts of the plant and provide flexibility, and फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा, सपोर्ट तो करेगा ही देखो, और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। मिलता कहाँ है ये, फाउंड इन द लीफ स्टॉक एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम्स, जो एपिडर्मिस है बाहर, उसके अंदर आपको ये कॉलेनकाइमा देखने को मिल जाता है। फिर आ जाओ, लास्ट इज योर स्क्लीरेनकाइमा। तो ये जो तीसरा भाई है ना, ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है प्लांट्स की मदद करने के लिए। एक ने देखो यहाँ पर स्टोरेज कर लिया पेरेनकाइमा ने, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और स्क्लीरेनकाइमा इसने अपनी कुर्बानी दे दी बेटा, इसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसने कहा कि मैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, और इसके लिए इसको बहुत हार्ड होना पड़ा, इसको डेड भी होना पड़ा, इसने अपने अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म खाली कर लिया, तो ये डेड होते हैं सेल्स, ठीक है, बट फिर भी बहुत काम करते हैं। इनफैक्ट प्लांट सेल्स में ना बहुत सारे डेड सेल्स आपको मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। अब प्लांट के अंदर इसने रहकर क्या करना है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इसको डेड होना है तो अपना सारा प्रोटोप्लाज्म खाली कर लिया, प्लस इसने अपनी सेल वॉल के अंदर एक ऐसा स्पेशल केमिकल भरा जो इसको और ज्यादा हार्ड बनाएगा, वेरी थिक सेल वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, इसलिए इनको लिग्निफाइड सेल्स भी बोलते हैं। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि देखो इनके पास लिग्निन है जो कि बहुत थिक वॉल बनाता है, राइट। फाउंड इन द स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स, एंड इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नैरो होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा पतले सेल्स होते हैं इसके, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इनके अंदर, डेड सेल्स होते हैं, नो न्यूक्लियस, नथिंग इनसाइड, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी कि होल सेल कंटेंट, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, अंदर से खाली होता है, दे हैव बिकम डेड। तो 3 भाइयों की कहानी समझ आई, एक ने स्टोरेज का बिजनेस मतलब जॉब करी, एक ने फ्लेक्सिबिलिटी का काम किया, उसकी वजह से उसने सेल्यूलोज थिक कर लिया, और एक डेड हो गया, उसने अपने अंदर लिग्निन भर लिया। फिर ना पेरेनकाइमा के 2 बच्चे होते हैं, पेरेनकाइमा के 2 बच्चे होते हैं। पेरेनकाइमा याद है पहला भाई जिसने कहा कि मैं स्टोरेज करूंगा। अब इनमें से एक बच्चा कहता है कि पापा पापा मैं सोच रहा हूँ, आपका नाम तो मैं लूंगा ही अपने साथ साथ, बट ना मैं एक काम करूं, मैं अपने अंदर क्लोरोफिल भर लूं। क्या भर लूं? क्लोरोफिल। तो इसके पापा बड़े प्राउड हुए, इसने कहा जा बेटा जा भर ले अपने अंदर क्लोरोफिल, आज से तू क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। क्लोरेनकाइमा, वो सेल जिन्होंने अपने अंदर क्लोरोफिल भर लिया, और नाम भी देखो इसका इसी से पड़ा, क्लोरोफिल से क्लोर और पेरेनकाइमा से एनकाइमा, तो पेरेनकाइमा का बच्चा है और क्लोरेनकाइमा। फिर एक पहला बेटा ये कहता है, दूसरा बेटा कहता है पापा पापा मैं भी भैया की तरह ना कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं एयर स्पेसेस भरना चाहता हूँ वाटर प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वाटर प्लांट्स को हल्का होना जरूरी है, वाटर प्लांट्स हल्के होंगे तभी पानी के सरफेस के ऊपर रह पाएंगे। सो एयर स्पेसेस भरते हैं, वाटर प्लांट्स में मिलते हैं, तो इसका नाम देखो क्या करा, इसके पापा ने इसका नाम रख दिया एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एनकाइमा और एयर से एयर स्पेसेस, ठीक है। सो इसके 2 बच्चे हैं, पेरेनकाइमा के 2 बच्चे हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। ओके डन। नाउ इज कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कंडक्ट कर रहा है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए कंडक्शन के लिए? बेटा उनको पानी चाहिए और खाना चाहिए। सारे सेल्स कहते हैं भैया हमको पानी पहुंचा दो और खाना पहुंचा दो, ये 2 चीजें हमारे लिए कर दो। इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग, ठीक है। सो दे आर प्रोवाइडिंग अ रूट, एक रास्ता बनाते हैं ये पानी और खाने को हर जगह पहुंचाने का। अब सबसे पहले जाइलम टिश्यू आता है, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? यहां मैं लिख देती हूं, देखो कॉम्प्लेक्स
permanent tissue which are made up of more than one type of cells. इसका मतलब क्या होता है? Made up of more than one type of cell. What does that mean? देखो जाइलम ना अलग अलग तरीके के सेल्स से मिलकर एक बड़ा टिश्यू बना है। ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक ना पानी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है जो कि जाइलम ने स्टार्ट किया। तो उसने 4 अलग अलग तरीके के सेल्स को जॉब दी, बट सारे काम एक ही करेंगे कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो जाइलम सेल्स कैसे दिखते हैं आपको? इलोंगेटेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और ये पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड वाटर के अंदर डिजॉल्व कुछ मटेरियल भी आएगा बेटा, मिनरल्स भी पानी के अंदर डिजॉल्व होकर आएंगे और नीचे से ऊपर ही हमेशा ट्रांसपोर्ट होंगे। वाटर की मूवमेंट हमेशा नीचे से ऊपर होती है बिकॉज सॉइल से ही पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। नो मैटर आप लीफ को कितना पानी दे दो बेटा, लीफ पानी लेगी नीचे जाइलम से ऊपर खींच के। तो पानी हमेशा रूट से ही एब्जॉर्ब होगा, तो हमेशा मूवमेंट नीचे से ऊपर होगी। क्लियर है? आगे आ जाओ। नाउ जाइलम को हम ओल्ड वुड भी बोलते हैं। जाइलम इज ऑल्सो नोन एज ओल्डर जाइलम, पुराने जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं, विच फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट। जब ये बूढ़ा हो जाता है जाइलम तो रिटायर हो जाता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वुड बना लेता है, लक्कड़ बना लेता है। नाउ द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। 4 इसने अपने जॉब्स निकाली इसने, ठीक है। 4 सेल्स को इसने जॉब दी। कौन कौन से सेल्स हैं? एक तो देखो जाइलम पेरेन्काइमा, वही पेरेन्काइमा जो सिंपल टिश्यू था, है ना, स्टोरेज का काम कर रहा था। तो एक भाई जो पेरेन्काइमा था स्टोरेज वाला, वो जाइलम के साथ जाइलम के बिजनेस में आ गया। तो उसने क्या किया? जाइलम पेरेन्काइमा हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर आते हैं बेटा जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स आर ऑल्सो सेल्स। फाइबर सेल्स हमेशा डेड होते हैं, तो जाइलम ने कुछ डेड सेल्स को भी रखा अपने पास। उसने कहा कि पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, डेड हो जाओ, अंदर से खाली हो जाओगे, और फाइबर्स है तो सपोर्ट भी करोगे। फाइबर सेल्स हमेशा जहां भी प्रेजेंट होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो जाइलम फाइबर्स फाइबर सेल्स है, जाइलम के साथ आ गए, पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम के साथ आ गया, पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लस साथ साथ स्टोरेज भी करेगा। फिर उसके बाद जो मेन इसके सेल्स है वो है ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स। ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स। अब चलो हम डिसाइड करेंगे कि ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। आ जाओ। जाइलम पेरेन्काइमा तो लिविंग है, पेरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग। पेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा 3 भाई, पेरेन्काइमा कॉलेन्काइमा दोनों लिविंग है। स्क्लेरेन्काइमा ने अपनी कुर्बानी दी बेटा, उसने अपने आप को किल कर लिया, अपना प्रोटोप्लाज्म खाली कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रेकाइड्स, ठीक है। ये जो ट्रेकाइड्स होते हैं इन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। ट्रेकाइड सेल्स आर डेड सेल्स। ये काफी लंबे होते हैं, इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड, दे आर डेड, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और इनके बीच में काफी खाली जगह होती है। अब आप समझ पा रहे हो खाली जगह क्या फायदा होगा बेटा? नीचे से पानी ऊपर अच्छे से चला जाएगा, है ना। बेसिकली हम एक इमेजिन कर सकते हैं जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, तो स्ट्रॉ के अंदर जगह खाली होती है ना, तभी नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से भी आता है। तो प्लांट्स में भी ऐसा हो रहा है, वो स्ट्रॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रॉ बनाने में कौन पार्टिसिपेट करता है? ट्रेकाइड्स, है ना। ये ट्रेकाइड्स लंबी लंबी ट्यूब की तरह सेल्स होंगे और ऐसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, अंदर से खाली होते हैं तो पानी बीच में से चला जाता है। इनकी सेल वॉल लिग्निन से बनी हुई होती है। देन दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग्स इन देयर वॉल्स। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो एक सेल है वो सिर्फ एक मेन फंक्शन करेगा और बाकी फंक्शंस में भी एसोसिएटेड होगा। आपको मेन फंक्शन याद करना है। जैसे यहाँ पर ट्रेकाइड्स का मेन फंक्शन क्या है? लंबे सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स और अंदर से खाली। फिर आ जाओ तुम जाइलम वेसल्स, है ना, हमने ट्रेकाइड्स पढ़े। नेक्स्ट इज, अच्छा एक और खास बात है इनकी ट्रेकाइड्स की, दीज आर इलोंगेटेड एंड दे हैव टेपरिंग एंड्स। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा नहीं है, लेट मी राइट इट फॉर यू। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये किनारे से ना बेटा ऐसे होते हैं, टेपरिंग, ठीक है, किनारे से सिलेंड्रिकल नहीं होते, किनारे से ऐसे हो जाते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये है ट्रेकाइड सेल्स, ठीक है। अच्छा फाइबर सेल्स देखो, लंबे और डेड। नाउ जाइलम वेसल्स, बेटा ये है वेसल्स, ये सिलेंड्रिकल हैं और लंबे लंबे हैं। जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकाई आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड दे आर ऑल्सो प्लेस्ड एंड टू एंड। इनकी सेल वॉल भी काफी थिक होती है
and they are perforated. Beta, one more point that you can write, that they are perforated. Xylem vessels are perforated. Perforated का मतलब क्या होता है? इनके बीच में छेद होता है, इनके बीच में छेद होता है ताकि आसपास जो पड़ोसी सेल्स हैं उनसे पानी आ सके और उनमें पानी जा सके. मेन मूवमेंट तो नीचे से ऊपर तरफ ही हो रहा है, एक डायरेक्शन में, बट पड़ोसी सेल्स को भी पानी मिलता रहे बाय ऑस्मोसिस एंड बाय छेद, एंड उन छेद को हम बोलते हैं परफोरेशंस. नाउ जाइलम पेरेनकाइमा. पेरेनकाइमा लिविंग है, देखो लिविंग ही रहेगा यहाँ पर, है ना, एसोसिएट हो गया है जाइलम के साथ तो इसके बिजनेस में आ गया है. ये स्टोरेज करते हैं, है ना, एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो स्टोरेज तो इसका ओरिजिनल फंक्शन था, और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आया ये जाइलम के साथ बिजनेस में. तो 4 तरीके के सेल्स हो गए जाइलम के अंदर. जाइलम फाइबर्स कैसे हैं? डेड सेल्स हैं. ये डेड सेल्स हैं एंड मेड अप ऑफ डेड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. तो देख रहे हो तुम, रिपीट हो रहा है नेचर. सेल्स जो है वो अलग अलग से पैदा नहीं हो रहे, मॉडिफाई हो रहे हैं बस. तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का ही नेचर है इनका, और ये डेड हैं, लंबे हैं, पतले हैं. दे आर थिक, नैरो ड्यू टू टेपर. इनका भी एंड कैसा होता है? शार्प एंड होता है, टेपरिंग एंड्स होता है. एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स. डेड है, खाली है, तो अंदर से पानी तो चला ही जाएगा, और साथ ही मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा, जाइलम का एक बड़ा बिजनेस है, उसको सपोर्टिंग वाले सेल्स भी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन वाले सेल्स भी चाहिए, उसको स्टोरेज वाले सेल्स भी चाहिए. तो उसने एक बड़ा बिजनेस बनाया जिसमें 4 तरीके के सेल्स को एसोसिएट किया. जाइलम वेसल्स अंदर से खाली और परफोरेटेड, पानी बढ़िया तरीके से स्ट्रॉ बन के, स्ट्रॉ में से जैसे जाता है वैसे जाएगा. कहीं ना कहीं ट्रेकाइड्स का भी यही काम है, बस उसके जो एंड्स होते हैं बेटा वो टेपरिंग होते हैं. फिर ये आ गए जाइलम पेरेनकाइमा. जाइलम पेरेनकाइमा स्टोरेज का काम करते हैं. जाइलम फाइबर्स सपोर्ट तो करते ही हैं और ये भी कंडक्शन करते हैं. ठीक है, तो 4 सेल्स क्लियर हो गए. अब आ जाओ फ्लोएम सेल्स के पास. फ्लोएम को हम प्यार से बार्क भी बुलाते हैं, बार्क ऑफ द ट्री. जब फ्लोएम पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बार्क ऑफ द ट्री बन जाता है. Now it is important for the passage of downward movement of food manufactured in the leaves for the various parts. They also provide upward movement of the prepared food towards the growing new cells. ये नीचे और ऊपर चारों तरफ मूवमेंट करता है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ मूवमेंट करता है फूड की. Now food is transported with the help of 4 types of cells. एक तो हो गए देखो सीव ट्यूब्स, ठीक है, एक हो गए बेटा कंपेनियन सेल्स, एक हो गए फ्लोएम पेरेनकाइमा, है ना, एक हो गया फ्लोएम पेरेनकाइमा, और एक हो गया फ्लोएम फाइबर्स. तो तुमको याद करने में कितनी आसानी हो जाएगी. पेरेनकाइमा उस बिजनेस में भी था, इस बिजनेस में भी आ गए. कुछ सेल्स ये थे यार जाइलम में ज्यादा भीड़ हो गई है, चलो पेरेनकाइमा के साथ लग जाते हैं, काम तो स्टोरेज का ही है, तो ये स्टोरेज करेंगे. उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स, वहां पर मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे थे, यहाँ भी सपोर्ट के लिए आ गए, फूड को भी स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे. एंड सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, इनकी कहानी ना, इनकी दोस्ती की मिसाल मैं देती हूँ बच्चों को. सीव मतलब छन्नी, बीच में छेद, तो सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स और सीव प्लेट्स. तो सीव ट्यूब्स, ट्यूब्स जिनमें छेद है, सीव सेल्स, सेल्स जिनके अंदर छेद है, सीव प्लेट्स, प्लेट्स बन गई हैं और बीच बीच में छेद है. ठीक है, फ्लोएम पेरेनकाइमा स्टोरेज, फ्लोएम फाइबर्स अगेन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट. अब जो ये सीव ट्यूब्स है, ये भी काफी इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक दूसरे को मतलब एक के ऊपर एक लग जाते हैं, तो दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एक ट्यूब बनाने की कोशिश करते हैं. एंड द ट्रांसवर्स वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट्स आर परफोरेटेड. प्लेट जैसे, प्लेट बेटा ऐसे तो नहीं पड़ी होगी, प्लेट ऐसे ही पड़ी होगी, और बीच बीच में परफोरेशंस होंगी, बीच बीच में छेद होंगे. तो ये फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, स्टोर करने में हेल्प करते हैं. आगे आ जाओ. कंपेनियन सेल्स, देखो क्या होता है. ये जो हमारे सीव सेल्स हैं, ठीक है, ये परफोरेटेड है, इनके बीच में छेद होता है ना, दे आर परफोरेटेड एंड इनके बीच में छेद होता है, जो मैं यहाँ पे बना नहीं रही हूँ, बट आप इमेजिन कर सकते हो इनके बीच में छेद है. ठीक है, अब ये भी अंदर से खाली हो जाते हैं, ये भी अंदर से खाली हो जाते हैं, न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म सब गायब हो जाता है. तो हिसाब से क्या होना चाहिए, ये डेड होना चाहिए, बट फिर भी हम इसको लिविंग बोलते हैं. ये क्या है, सीव सेल्स. सीव सेल्स ने मिलकर सीव ट्यूब बना ली. अब इसको हम लिविंग क्यों बोल रहे हैं, जबकि अंदर से तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसको तो खाना ट्रांसपोर्ट करना था, सामान लेकर जाना था. बेटा यहाँ पर आता है इसका बेस्ट फ्रेंड, जो कि इसकी बहुत मदद करता है. ये बढ़िया न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वाला सेल होता है, बट ये अपने साथ साथ इसको भी जिंदा कर रखता है, इसको भी सारा न्यूट्रिशन देता रहता है ताकि ये काम करता रहे. तो इसका नेचर भी लिविंग कर दिया
और कंपेनियन सेल्स तो लिविंग ही थे। कंपेनियन मतलब साथी, इनका नाम कंपेनियन सेल्स इसीलिए रखा क्योंकि इन्होंने किसका साथ निभाया, इसका साथिया कौन है, सीव सेल्स। ठीक है, सो कंपेनियन सेल्स लिविंग पैरेन्काइमा क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स, दे हेल्प इन द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स। इसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, स्टोरेज करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ इसकी फंक्शनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। हो गई ना दोस्ती की मिसाल। फ्लोएम पैरेन्काइमा, इट इज एसोसिएटेड विद फ्लोएम, मेनली कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। अब फ्लोएम का बिजनेस है फूड का, तो काफी बार स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसने पैरेन्काइमा की जॉब एक्सेप्ट कर ली, पैरेन्काइमा की वैकेंसी एक्सेप्ट कर ली। फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर sclerenchymatous cells found associated with the phloem, they are mainly associated with support। देखो जहां भी फाइबर आ जाए वो सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जिस जॉब में आ गए वो काम करेंगे। नाउ वन मोर पॉइंट, फ्लोएम फाइबर्स हो गया, वन मोर पॉइंट इज कि इन चारों में से अगर हम कंपेयर करें, फ्लोएम की जो 4 सेल्स आ गए इसके अंदर काम करने के लिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है तो ऑलवेज लिविंग, जाइलम में चारों में से फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग था, ट्रैकाइड्स, वेसल्स और फाइबर्स डेड थे, तो जाइलम को ओवरऑल हम डेड टिश्यू बोलते हैं, फ्लोएम को लिविंग टिश्यू बोलेंगे क्योंकि सीव सेल्स लिविंग हो गए, किसकी वजह से, कंपेनियन सेल्स की वजह से, कंपेनियन सेल्स खुद तो लिविंग ही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, बस फ्लोएम फाइबर्स डेड है, बट ओवरऑल 4 में से 3 तो लिविंग हो गए ना फ्लोएम के अंदर, तो फ्लोएम को हम ओवरऑल लिविंग टिश्यू बोलते हैं। नाउ जो फ्लोएम का मूवमेंट हो रहा है खाने का, जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को, इट इज बाई डायरेक्शनल बेटा, ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है आप याद कर सकते हो। फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्ट करना है ना, फ से फ्लोएम, फ से फूड, हिंदी वाली साउंड, फ ऐसे याद रखना। नो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लिविंग है ना, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। उसके बाद मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ से अपर वाले पार्ट्स में भी लेकर जाएगा फूड को और नीचे रूट वाले सेल्स तक तो लेकर आएगा ही आएगा, तो बाई डायरेक्शनल वर्क कर रहा है बेटा। ये ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का इस्तेमाल करता है, यानी कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम में ऐसा नहीं था। ऐसे याद रख सकते हैं कि बेटा देखो पानी तो आपको फिर भी इजीली मिल जाएगा, सरकार ने इतनी जगह टैप्स लगाए हुए हैं ना, मंदिर के बाहर भी टैप वैप होते हैं, तो पानी तो मिल जाता है, तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, फूड के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो दिस इज फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और वो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा ऐसे याद। ये एक समरी है बेटा प्लांट टिश्यू की, अगर आप पूरा नोट्स बना चुके हो और आप फिर से एक बार नोट बनाना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से कर सकते हो, आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू को। सो हेलो अगेन, एंड अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनिमल टिश्यू। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आपकी एनिमल टिश्यू की, बट आपको ये 1 शॉट में मिलेगा। ठीक है, एनिमल टिश्यू 4 अलग अलग तरीके का होता है। प्लांट टिश्यू हमने अच्छे से कर लिया, अब आओ प्लांट टिश्यू करते हैं, सॉरी एनिमल टिश्यू करते हैं। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? बेसिकली एनिमल टिश्यू इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स बेटा। 4 अलग अलग तरीके का एनिमल टिश्यू अपने को देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है आओ देख लें। एनिमल में कौन आता है? ह्यूमंस भी आते हैं, है ना। सो वी आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, एनिमल सेल और प्लांट सेल में ही इतने डिफरेंसेस हैं, तो टिश्यू में तो डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। 4 मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? 1 इज एपिथेलियल टिश्यू, ये हर जगह की बाउंड्री बनाने वाला टिश्यू है, अगर तुमको याद हो तो। एपी मतलब आउटर, है ना, आउटर बाउंड्री करने वाला। अच्छा, बाउंड्री सिर्फ बाहर की तरफ नहीं है, अंदर भी ऑर्गन्स जो है उनकी बाउंड्री हुई पड़ी है प्रोटेक्शन के लिए। एपिथेलियल टिश्यू के बाद एक आता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में सही समझ रहे हो, मसल्स आएंगी, मस्कुलर टिश्यू, मसल्स वाला टिश्यू, है ना, इसमें सारे मस्कुलर सेल्स आएंगे। फिर आएगा तुम्हारा पास एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट है, बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक आ जाता है बेटा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बिना क्या हमारा ब्रेन काम करेगा? नर्वस टिश्यू ही आगे जाकर क्या बना रहे हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर न्यूरॉन सेल्स आ जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस 1 बाय 1। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि मैंने कहा बाउंड्री बना रहा है, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ये बाउंड्री बनाता है। हो सकता है हमारी बॉडी में कुछ जगह हो बेटा जहाँ पर अपने को इतनी ज़्यादा टाइट बाउंड्री नहीं चाहिए, है ना, हमें थोड़ी सी
हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें जो बाउंड्री चाहिए वो काफ़ी थिन बाउंड्री चाहिए और कहीं पर हमें हार्ड प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ स्किन की, तो स्किन बेटा एपिथेलियल टिश्यू है, बट स्किन शुड बी थिक। अगर स्किन थिन होती तो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज हमारे स्किन से एंटर कर जाते और हमें बीमार कर देते। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़े, और ये जो टाइप्स है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो टाइप आता है वो है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये मैं आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस मतलब फ्लैट, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इट इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल। एपिथेलियल टिश्यू को अब हम आगे से ईटी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में टाइम सेव करने के लिए। स्क्वामस मतलब फ्लैट बेटा, फ्लैट। ये वो सेल्स हैं जो कि एक तो बिल्कुल पिचके हुए हैं, है ना, दे आर ऑल्सो इरेगुलर शेप्ड एंड दे आर वेरी फ्लैट सेल्स, दे आर वेरी फ्लैट सेल्स। ये कहाँ पर होते हैं? ये उन जगह पर होंगे जहाँ पर बहुत ही थिन बाउंड्री की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल दे आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की बाउंड्री बनाने के लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द नेजल कैविटी, नाक के रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की इनर लाइनिंग में भी आपको ये मिलता है। कौन सा? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू ना एक मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए, जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, इनके नीचे एक मेम्ब्रेन होगी जिनसे इन सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे जितने भी तुम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ोगे उन सबके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये ना बिना सेल्स की होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल्स नहीं होते, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो नहीं रहा। जो एपिथेलियल टिश्यू है उनके सेल्स में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ नीचे से जो ब्लड वेसल जा रही होगी ना, ब्लड के अंदर खाना होगा, गैसेज होंगी, तो वो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन से होती हुई इन सेल्स के पास चली जाती है ना। तो इन सेल को न्यूट्रिशन देने का, इन सेल का ध्यान रखने का काम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। नाउ आफ्टर एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। फिर है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब ईटी ही लिख देते हैं, इतनी लंबी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड शेप सेल्स, नॉट क्यूबॉइड, क्यूब शेप्ड सेल्स। देखो ऐसे क्यूब शेप के सेल्स होते हैं बेटा, क्यूब शेप के सेल्स। इनके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ये लोग बना देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दीज आर क्यूब शेप्ड सेल्स। इसका मैं एक हिंट देती हूँ बेटा, जहाँ जहाँ डाइजेशन हो रहा है ना, वहाँ वहाँ ये आपको मिलता है। जैसे कि आपकी स्टमक में डाइजेशन होता है, तो स्टमक की वॉल्स में, ओके, नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, ये डाइजेशन वाला भूल जाओ, डाइजेशन वाला भूल जाओ। ये आपको कहाँ मिलता है बेटा? ये आपको ट्यूब्यूल्स में मिलता है। ट्यूब्यूल्स यानी कि डक्ट्स जो हमारी बॉडी की हैं। कौन कौन सी डक्ट्स है? एक तो हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड से निकलती हुई ट्यूब्यूल्स, है ना, वहां पर ये आपको दिखेगा। स्वेट ग्लैंड्स में ये आपको दिखेगा, स्वेट ग्लैंड्स में, स्किन के नीचे पड़े हुए होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये एक तो आपको ग्लैंड्स में दिख रहा है, अभी इसकी मॉडिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। ट्यूब्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एक और चीज देखो, क्या होता है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कभी कभी मॉडिफिकेशन कर लेता है। मॉडिफिकेशन यानी कि मस्त ये यहाँ पर प्रेजेंट था किसी जगह पर, है ना, कवरिंग बना रहा था, कवरिंग बना रहा था, फिर ना कभी कभी अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है, अंदर की तरफ यहाँ सेल्स खुद को फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करके ना कुछ सीक्रीशन करना शुरू कर देते हैं। कौन से सेल्स है? शेप से ही लग रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। बट जब इन्होंने अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू कर दिया, तो अब फोल्ड कर लिया, कुछ केमिकल बनाना शुरू कर दिया, अब हम इसको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या हुआ यहाँ पर? अब यहाँ देखो, याद करना आसान है, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंडुलर टिश्यू है जो पहले क्यूबॉइडल थे, उन्होंने अपने आप को अंदर की तरफ ऐसे ट्विस्ट कर लिया और कुछ ना कुछ सीक्रीट करना शुरू कर दिया। कॉलमनार सेल्स पढ़ाऊंगी आगे, वो भी ऐसी हरकत करते हैं। आओ एक बार शेप देख लें इन डायग्राम्स की। ये कौन से हैं? देखो, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ मिल रहा है ये आपको? बहुत ही पतली लेयर है, देखो एक ही लेयर है सेल्स की। फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये दिख रहा है आपको, क्यूब शेप्ड सेल्स है, ठीक है। ये आपको किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? क्लास 10th में पढ़ोगे आप किडनी ट्यूब्यूल्स बेटा, नेफ्रॉन को बोला जाता है। सो
दे आर ऑल्सो फाउंड इन नेफ्रॉन, दे आर ऑल्सो फाउंड इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेटा सेल्स होते हैं जो आपको किडनी के अंदर मिलेंगे। नेफ्रॉन आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ना यूरिन बनाते हैं, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आप डिटेल में क्लास 10th में पढ़ोगे, बट नेफ्रॉन की जो बाउंड्री हुई पड़ी है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से हुई पड़ी है। कभी कभी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड बन जाता है और वहां पर कुछ सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। इज दिस क्लियर? फिर आ जाओ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू भी दो फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है कभी कभी। कॉलमनार, कॉलमनार मतलब कॉलम शेप, बेटा लंबे लंबे सेल्स होते हैं लाइक दिस, लंबे लंबे सेल्स, कॉलम शेप्ड सेल्स। और इनका न्यूक्लियस जो है ना वो बेस पे होता है, नीचे की तरफ होता है। इनका न्यूक्लियस बेस पर होता है, नीचे की तरफ होता है। ये इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इनका न्यूक्लियस नीचे की तरफ है, लंबे लंबे सेल्स है। कभी कभी इनको भी मस्ती छाती है और ये भी नॉर्मल चलते चलते अंदर की तरफ कभी ऐसे फोल्ड हो जाते लाइक दिस, लंबे 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 सेल्स हैं, ठीक है। और ये भी कभी कभी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। सो ये भी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बन गया। अब ये आपको मिलते कहाँ हैं? ये बेटा आपको मिलते हैं, एक ट्रिक है छोटी सी, जहां पर डाइजेशन हो रहा है, फाउंड इन डाइजेशन वाले एरियाज। फॉर एग्जाम्पल इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग में डाइजेशन होता है। बेटा गॉल ब्लैडर, जहां पर गॉल ब्लैडर क्या होता है? लिवर का एजेंट होता है एक तरीके से। लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है। लिवर बाइल जूस बनाता है डाइजेशन के लिए और वो बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर होता है। इसकी जो बाउंड्री है वो भी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से हुई पड़ी है। तो स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? यहां पर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर यहीं पर एक और मॉडिफिकेशन कर ली कि ये जो कॉलमनार सेल्स है ना, इनके हेड के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए, जिसको हम सिलिया बोलते हैं, लाइक दिस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम सिलिया बोलते हैं, सिलिया। अब ये सिलिया किस में हेल्प करते हैं? देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें गैमीट बनता है, एग। क्लास 10th में पढ़ोगे। ये टॉपिक थोड़ा सा तुमको पता है क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि इसमें जो भी एग्जाम्पल्स है वो क्लास 10th में पढ़ने वाले एग्जाम्पल्स, तुमने पढ़े नहीं है वो एग्जाम्पल्स, तो यू फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू मेमोराइज कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे क्लास 10th में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि वहां पर नेफ्रॉन किस तरीके से काम कर रहा है, नेफ्रॉन के अंदर कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। यहां पर जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो तुमको समझ आएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होता है। बट यहां पर जस्ट रिमेंबर कि फीमेल जो एग सेल बनाती है वो एग सेल ना खुद मूव नहीं कर सकता और एग सेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो सिलिया के अंदर ये सिलिया से कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं और वो एग सेल को ऐसे धक्का दे दे के आगे की तरफ पहुंचा देते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू आपको कहां मिलता है? बेटा फेलोपियन ट्यूब्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बॉयज के पास नहीं होती फेलोपियन ट्यूब्स, किस में होती है बेटा? फीमेल्स में होती है, फीमेल्स में। इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट फीमेल्स के अंदर होती है। वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। कवरिंग किसकी मिलती है? सिलिया वाले एपिथेलियल टिश्यू की। आओ इस डायग्राम को देखें एक बार। ये देखो, ये आपके लंबे लंबे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, और ये उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया। ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये है फेलोपियन ट्यूब्स। ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही है ना, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स। और ये कहाँ मिलता है? और ये आपको ट्रैकिया में भी मिलता है, ट्रैकिया, विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। तो यहाँ विंड पाइप की जो अंदर लाइनिंग होगी ना सेल्स की, वो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से होगी। क्योंकि काफी बार मान लो हम यहाँ रेगिस्तान में या आंधी तूफान आ रहा है, हम सांस तो तब भी लेते रहते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं वो डर्टी एयर, जर्म्स वाली लेयर, मिट्टी वाली जो एयर है वो हमारे विंड पाइप में जाएगी, लंग्स में जाएगी। बट अगर सिलिया वहां पर प्रेजेंट होंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होगा, तो वो ट्रैप कर लेगा डर्ट को, डस्ट को ट्रैप कर लेगा और हमारे लंग्स में मैक्सिमम क्लीन हवा भेजने की कोशिश की जाएगी। तो ट्रैकिया के अंदर भी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, ठीक है।
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, किडनी का डायग्राम दिया है। एक्चुअली किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा। और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू सिंपल वाला स्टमक और इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग, हो गया याद, है ना। चलो, नाउ लास्ट इज योर स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड वर्ड जो आया है वो स्ट्राटा से आया है। स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर्स, लेयर्स। तो हमारी जो स्किन है उसके अंदर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। स्किन के अंदर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होंगे और उनकी मल्टी लेयर्स होंगी, मल्टी लेयर्ड बेटा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती है, जिसको हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्किन, इसका एग्जाम्पल होगा स्किन। ठीक है, आ जाओ, अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन से बना है, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना है ना। न्यूरॉन सेल को हम मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ही नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, आओ लेट अस अंडरस्टैंड द होल डायग्राम ऑफ अ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले ये है तो एक सेल ही बेटा, तो सेल के अंदर सेंटर में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होगा साइटोप्लाज्म। बट इसका साइटोप्लाज्म नॉर्मल सेल की तरह नहीं है, इसका साइटोप्लाज्म ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये देखो इस तरीके से, और फिर ये एक लंबी सी पूंछ बना लेता है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। और यहाँ पर एक्सॉन खत्म हो रहा है, इस एरिया को एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। लिख दूं, एक्सॉन टर्मिनल, या फिर इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, नर्व एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर नर्व सेल खत्म हो रहा है। ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये साइटोप्लाज्म है बेटा, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म टुगेदर वी कॉल इट साइटोन और पेरिकैरियोन। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, पेरिकैरियोन है। साइटोन और पेरिकैरियोन मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सॉन, दिस लॉन्ग थ्रेड इज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कभी कभी आप देखोगे कि एक श्वान सेल्स होते हैं बेटा, श्वान सेल्स, उनकी कवरिंग होती है लाइक दिस। श्वान सेल्स की कवरिंग होती है लाइक दिस। श्वान सेल्स, ठीक है, दीज आर श्वान सेल्स। श्वान सेल्स की कवरिंग होती है और ये कवर करके एक इंसुलेटिंग वाली शीट बना लेते हैं, है ना। इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, माइलिन शीट। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि बहुत सारे सेल्स मिल गए और सेल्स जब उसके ऊपर इकट्ठे हो गए ना, तो एक लंबी सी लेयर दिख रही है अपने को, और उसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। वो माइलिन शीट वाइट कलर देती है। माइलिन शीट इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल को अपने अंदर से बहुत जल्दी कंडक्ट कर सके। नर्वस टिश्यू क्यों प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, तुम्हारे हाथ पे कॉकरोच चल रहा है, तुम्हारे कान में कोई मच्छर घूं कर रहा है ना, तुम्हें कुछ भी फीलिंग हो रही है, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रही है, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू। बेटा सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला टिश्यू है। इनफैक्ट बॉडी को कमांड देता है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस है जैसे डाइजेशन होना, अपने आप हम सांस लेते हैं, हार्ट बीटिंग होती है, हार्ट को कंट्रोल करना एंड ऑल, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू। और ये सेल्स हैं जो नर्वस टिश्यू को फॉर्म करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी ये सेल्स भर भर के प्रेजेंट होते हैं। इनका काम है सिग्नल को इस एंड से रिसीव करना और दूसरे एंड से बाहर निकाल देना। दे ऑलवेज रिसीव सिग्नल फ्रॉम डेंड्राइट्स। सिग्नल हमेशा इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट से एंटर करता है और हमेशा बाहर कहां से निकलता है, एक्सॉन टर्मिनल से बाहर निकलता है। ठीक है, सो डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका, नर्वस टिश्यू का। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। देखो बॉडी में आपको खुद ही समझ आ रहा है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि बॉडी में कनेक्शंस की जरूरत है। जैसे हमारे हार्ट को हर जगह कनेक्टेड रहना जरूरी है, लंग्स को ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया जाता है और फिर वो ब्लड हर एक सेल तक जाना जरूरी है। ब्लड
ब्लड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर एक सेल के पास सामान भिजवाना है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब भिजवाना है, और बेटा वेस्ट भी वहां से रिमूव कराना है, राइट। उसके बाद हमारी जो बोन्स हैं नीचे से ऊपर हमारा फ्रेमवर्क बना रही हैं, तो एक तरीके से कनेक्शन का काम कर रही हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ कनेक्टेड है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही सेपरेटेड है, तो जॉइंट से कनेक्टेड है, ये भी सारी चीजें कनेक्टेड है ना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू में आपको बहुत ज्यादा वेराइटी देखने को मिलती है। दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, द बेसिक कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंसेस। बेटा कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो उसके अंदर बेसिक चीजें क्या होंगी, एक तो उसके अंदर मैट्रिक्स होगा, एक उसके अंदर सेल्स या एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और होंगे फाइबर्स। और क्या होंगे? फाइबर्स, ठीक है। मैट्रिक्स, एलिमेंट्स या सेल्स, या फिर फाइबर्स, ठीक है। ये 3 मेन सामान हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। एक एक्सेप्शन है कि ये जो फाइबर्स है वो ब्लड में नहीं होते, बट वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो सेल्स, अलग अलग तरीके के सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स। अब ये 3 है क्या? इमेजिन करो, आपको एक्चुअली समझना है 2 एग्जाम्पल से। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट दोनों ही बहुत दूसरे से बहुत अलग अलग है। बोन इज वेरी हार्ड, ब्लड जो है वो पानी जैसा होता है। बोन के अंदर अलग सेल्स है, ब्लड के अंदर अलग सेल्स है, बट दोनों को हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डाल रहे हैं। तो पहला डिफरेंस हुआ इनके मैट्रिक्स का, कि बोन का जो मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स मतलब एक ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे मान लो तुमको बोन बनानी है, तो तुम सबसे पहले कैल्शियम फास्फोरस लोगे, थोड़ा सा पानी लोगे, उसमें एक बड़ा हार्ड स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद तुम उसके अंदर बोन के सेल्स डालोगे और बाकी सामान डालोगे। ब्लड बनाने के लिए तुम सबसे पहले पानी लोगे और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और हार्मोन्स वगैरह डालोगे और प्लाज्मा बनाओगे, है ना। तो ज्यादा पानी आप ब्लड के अंदर रखने वाले हैं, बोन को आप हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर कम पानी और सामान डालने वाले हैं। तो इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, एक बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। सो बोन का मैट्रिक्स बहुत पानी कम होता है, वेरी हार्ड, है ना। देखो सॉलिड होगा, जेली जैसा भी होता है कईयों के अंदर, और लिक्विड जैसा किसके अंदर होगा? ब्लड के अंदर होगा। अब एलिमेंट्स और सेल्स, बोन के अंदर बोन के सेल्स होंगे, ब्लड के अंदर ब्लड के सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, है ना। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स जितना ज्यादा आपको टाइटली पैक्ड टिश्यू चाहिए, फाइबर्स आर ऑलवेज डेड सेल्स। फाइबर सेल्स हमेशा सपोर्ट के लिए आते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए आते हैं। ब्लड जो है उसको ये सब की जरूरत ही नहीं, ब्लड को तो फ्लो करना है हर जगह, तो ब्लड के अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ब्लड के अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। प्रोटीन जरूर हो सकते हैं बट फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। कनेक्टिव टिश्यू का बेस पता चल गया तुमको। नाउ वी हैव डिवाइडेड कनेक्टिव टिश्यू इनटू सर्टेन पार्ट्स। एक है देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको। ये प्रॉपर ऐसे याद रखना कि प्रॉपर कनेक्शन का काम बना रहा है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, नाम में पता चल रहा है ये सपोर्ट देने के लिए है। तो हमें सपोर्ट कौन दे रहा है? एक तो हमारी बोन, और बोन का ही छोटा भाई कार्टिलेज। फिर है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड में कौन आता है बेटा? एक तो आया ब्लड, और ब्लड का छोटा भाई लिम्फ। सपोर्ट कार्टिलेज और बोन। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर टेंडन्स और लिगामेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहले आता है आपका एरियोलर टिश्यू। एरियोलर नाम से पता चल रहा है एयर स्पेसेस, बेटा जहां जहां खाली जगह होगी वहां बॉडी के अंदर एरियोलर टिश्यू आ जाता है। स्किन के नीचे मिलता है तुमको, जैसे तुम ऐसे मूव कर सकते हो, प्रेंच कर सकते हो, यहाँ स्किन के नीचे एपिडर्मिस तो है, एपिथेलियल टिश्यू तो है ही है, उसके नीचे स्किन और मसल्स के बीच में कहीं गैप है तो वहां पर एरियोलर टिश्यू आ जाता है। बहुत ज्यादा फैला हुआ है, स्किन की एपिडर्मिस के नीचे मिलता है, स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, जैसे मैंने अभी बोला। और ये स्किन को इलास्टिक बनाता है, जो स्किन तुम्हारी ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, इतनी हार्ड नहीं है ना, तो स्किन को इलास्टिक बनाने का काम एरियोलर टिश्यू का है। इसको पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ये ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गन के आसपास भी आपको देखने को मिलता है। फिर है तुम्हारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एडिपोसाइट्स, फैट स्टोरिंग सेल्स से मिलकर बना हुआ है। ये वो सेल्स होते हैं जो स्किन के नीचे स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, और फैट जो है वो इनके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसका मेन काम है इंसुलेशन का। ये यहीं पर क्यों प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे ही क्यों प्रेजेंट होते हैं? बेटा ये इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी की हीट को बॉडी के अंदर ही रखेंगे, है ना। और आप देखते हो कि जो भी जानवर है जो कि पहाड़ पे रहते हैं, उनकी स्किन बहुत थिक होती है, एंड उनकी स्किन के नीचे भी काफी थिक लेयर्स में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके अंदर फैट स्टोर किया जाता है, और वो फैट बॉडी से ही हीट को अंदर ही रखता है, बाहर नहीं जाने देता, ठंड वाले एरियाज में स्पेशली। सो इट इज फाउंड अंडर द स्किन। ये जो आपको दिख रहा है इट इज एडिपोज टिश्यू। इसके अंदर फैट स्टोरिंग सेल्स मिलते हैं जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं।
कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और काफी बार ऑर्गन्स के आसपास भी प्रेजेंट होता है। स्किन के नीचे पैडिंग का काम करता है, किडनीज और आईबॉल्स के आसपास भी होता है। जैसे ये जो ऑर्गन है, आई गेस दिस इज किडनी, और किडनी के आसपास आपको जो दिख रहा है दिस इज एडिपोज टिश्यू। हमारी किडनी के आसपास भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नाउ इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नाम में ही आ रहा है फाइब्रस। तो आपको पता है ना बेसिक सब्सटेंस क्या था? सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स, फाइबर्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को हार्ड भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर को मूवेबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एबल टू मूव दिस हैंड ऑफ योर्स, आप इतना मूवमेंट कर पा रहे हो, है ना? यहां पर बोन जो है बिल्कुल अलग भी नहीं है, बोन जुड़ी हुई है और एक लिमिटेड मूवमेंट हो रही है। यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज बिकॉज ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू होता है। ये एक बोन बीच में आ जाता है, लिगामेंट। लेट मी शो यू हाउ। देखो बेटा, ये एक बोन हो गई, यहां पर भी एक बोन हो गई। दोनों बोन्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो है वो लिगामेंट होता है। लिगामेंट दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करता है। इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा? BLB, बल्ब की गलत स्पेलिंग, बल्ब, बी बोन, एल लिगामेंट, बी बोन। ये इलास्टिक टिश्यू है ना? इलास्टिक, जैसे रबड़ खिंच जाता है वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है ना? तो हमारी भी यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। यहाँ भी बोन है बेटा, यहाँ भी बोन है, बीच में जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है तुम यहाँ से पूरा घुमा देते हो इसको, है ना? ऐसा तो नहीं है यहाँ पर बिल्कुल खिंच खिंच के बोन्स अलग निकल रही हैं, किसको साइड में रख दिया, नहीं हो पा रहा है। तो बोन्स और बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। फिर आ जाओ टेंडन्स पर। टेंडन्स जो है इसके लिए याद रखना BTM, ये बेटा बोन और मसल को कनेक्ट करता है। जैसे कि ये हमारे पास एक बोन है, ये हमारे पास एक मसल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बोन अलग मूव करेगी और मसल अलग मूव करेगी, इनके बीच में भी तो कनेक्शन होना चाहिए। तो इनको जो कनेक्ट करके रखता है बेटा, दैट इज टेंडन्स। टेंडन के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम होती है। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ऑल्सो कॉल्ड वाइट फाइब्रस टिश्यू, इसको वाइट फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। क्योंकि इनके अंदर फाइबर्स आते हैं बेटा, फाइबर्स सेल्स होते हैं, डिपेंड करता है जहां मूवमेंट होनी है उस तरीके से फाइबर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। या तो फाइबर सेल्स ऐसे हो सकते हैं या फिर फाइबर सेल्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है? तो जैसी मूवमेंट होगी बेटा उस तरीके से फाइबर सेल्स पड़े हुए होंगे। सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज डन। लुक एट दीज एग्जांपल्स, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। स्केलेटल मसल, बोन, ये देखो टेंडन्स पड़े हुए हैं, ये टेंडन टिश्यू है बेटा, दिख रहा है यहाँ टेंडन टिश्यू। इस डायग्राम पे आ जाओ। व्हाट इज दिस? दिस इज वन बोन। ठीक है, दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन। अब इनके बीच में यहां लिगामेंट, ये क्या है? लिगामेंट है बेटा, दीज आर लिगामेंट्स। ठीक है, यहां बीच बीच में ये देखो, ये रहा लिगामेंट, ये रहा लिगामेंट, ये देखो, ये पिंक कलर से बना दूं, दिस इज लिगामेंट। एक्चुअली इस वाले डायग्राम में ना ये ऊपर से एक मसल आ रही है, तो मसल को जोड़ने के लिए टेंडन्स है। देखो, बोन और मसल को जोड़ने के लिए टेंडन्स है, जस्ट लाइक दिस, एंड बोन और बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट्स है। आफ्टर दिस अगेन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहां भी आपको पिक्चर में दिख रहा है मसल्स, बोन्स, यहां बीच में देखो कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है इट इज बिकॉज ऑफ टेंडन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल टू बोन? तो BTM, टेंडन्स, इजी। नेक्स्ट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना? आगे आ जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये सपोर्ट देता है। दो एग्जांपल्स आते हैं बेटा इसके अंदर, एक तो आता है बोन और एक होता है कार्टिलेज। बोन इज हार्ड, कार्टिलेज इज सॉफ्ट। कार्टिलेज कहाँ होता है? तुम्हारी नाक में। काफी बार बच्चों की नाक टूट जाती है बचपन में लड़ते लड़ते, है ना? या फिर नाक बहुत जल्दी टूट सकती है आपकी, क्योंकि ये कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज सॉफ्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये जो तुम्हारा पिन्ना है ये पूरा ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे फोल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। इट इज अगेन बिकॉज ऑफ कार्टिलेज बेटा, यहाँ पर कार्टिलेज है। हमारी जो विंड पाइप होती है उसके आसपास सी शेप्ड रिंग्स पड़ी हुई हैं। वो जो रिंग्स है वो भी कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। सो कार्टिलेज फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, बट उस जगह पर जहां पर ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोन्स यहाँ पर इतनी मूवमेंट, जैसे आप कान को फोल्ड कर सकते हो, क्या आप यहाँ मूवमेंट कर सकते हो? नहीं। जहां जहां जॉइंट्स है वहीं आप मूवमेंट कर पा रहे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। कार्टिलेज नॉन पोरस टिश्यू है,
बोन को अगर आप देखोगे स्केलेटन एंड मूवमेंट चैप्टर में आप पढ़ोगे, बोन अंदर से खाली होती है, यहां पर सारा कैल्शियम और फास्फोरस पड़ा हुआ होता है, यहां पर बोन पोरस होती है, स्पंज से भरी हुई होती है, स्पंजी होती है बेटा। रेड बोन मैरो यही होता है, ठीक है। येलो बोन मैरो यहां अंदर की तरफ होता है। सो बोन के अंदर छेद होते हैं, बोन पोरस होती है, बोन के अंदर बढ़िया सा ब्लड सप्लाई जा रहा है और नर्व्स भी बोन के अंदर जाती हैं। बोन के जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये सेल्स लिविंग सेल्स हैं बेटा, है ना, ये सेल्स लिविंग सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आर लिविंग सेल्स। और इनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक दैट। अगर हम बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज एक तो नॉन पोरस है। अब पोर्स नहीं है तो बेटा इसके अंदर ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होता है। देन मैट्रिक्स इसका थिक होगा, थोड़ा सा इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है तभी मूवमेंट हो सकती है। मिलता कहाँ है, नाक के टिप के ऊपर, कान के बाहर एक्सटर्नल ईयर्स, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, ट्रैकिया के ही नीचे, देखो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ही नीचे पतले पतले पाइप्स जाते हैं जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है। सो ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर भी कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। जैसे बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं ना, ऐसे कार्टिलेज की क साउंड, कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, these are the differences between bone and cartilage. Now let us talk about fluid connective tissue. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, ब्लड और लिम्फ। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है, ब्लड के अंदर एक तो होता है उसका मैट्रिक्स, प्लाज्मा, कितना होगा 55%। बेटा प्लाज्मा के अंदर 95% तो पानी होगा, नॉट 95%, 90%, 90% तो पानी होगा, 8% प्रोटीन्स होंगे बेटा, और बाकी बचा 2% हो सकता है कुछ हार्मोन्स और सॉल्ट्स हो, छोटे छोटे हार्मोन्स और सॉल्ट्स हो। तो ये हो गया प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा का हिस्सा है। बचा हुआ 45% ये सेल्स बनाते हैं। 3 तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और 45% से भी, देखो 45% में भी ये 41% रेड ब्लड सेल्स ने कवर कर लिया। देखो टोटल 45% है सेल्स का कंपोजिशन, बट इन सेल्स में से भर भर के आपके रेड ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स फिर बचे हुए हैं 4%, और बाकी जो परसेंटेज रह गया 0.01%, दैट इज ऑफ प्लेटलेट्स। बट क्या होता है, अगर मैं पर क्यूबिक mm ब्लड की बात करूं, है ना, 1 microliter of blood will have 5 to 6 million of red blood cells, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स वुड बी वेरी लेस, प्लेटलेट्स वुड बी 1.5 lakhs to 3 lakhs। व्हाइट ब्लड सेल्स का ना चलता रहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी वो ब्लड में ज्यादा मिलते हैं तो कभी टिश्यू के आसपास ज्यादा मिल जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इन्फेक्शन, कि जहां पर इन्फेक्शन ज्यादा है वहां पर आपको ज्यादा अमाउंट में व्हाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, सो व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आपको ये कंपोजिशन याद नहीं करनी है कि ये कितना, कौन सा कितना परसेंट है, तो ये मैं हटा रही हूं। यू डोंट हैव टू मेमोराइज द कंपोजिशन, क्लास 10th में करना कंपोजिशन, ये नहीं करनी है आपको। जस्ट रिमेंबर कि प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ये तीनों तरीके के सेल्स हैं, और ये टोटल 45% बनाते हैं, और बेटा 55% प्लाज्मा बनाता है। ये तो हो ही जाएगा ना। नाउ नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ क्या है, लिम्फ है ब्लड का भाई। तो होता क्या है, ये हमारी मान लो बॉडी के सेल्स है, ये बॉडी के सेल्स है। बॉडी के सेल्स के पास जब ब्लड वेसल आता है टू सप्लाई सब्सटेंसेस, ये ब्लड वेसल आया उसको सामान देने के लिए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर से ना बेटा कैपिलरी से सामान इन सेल्स के पास आ जाता है, और उस प्रेशर के दौरान प्लाज्मा थोड़ा सा बाहर आ जाता है, पूरा प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा का पानी, कुछ हार्मोन्स, कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स बाहर आ जाते हैं। अब ये प्लाज्मा कंप्लीटली नहीं आया तो मैं इस प्लाज्मा को हटा रही हूँ, बट प्लाज्मा का ही कुछ सामान बाहर आ गया, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो एक फ्लूइड बन गया उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये टिश्यू के आसपास है तो इसको हम बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब लिम्फ कहाँ गया बेटा, देखो इसी के नीचे ना एक और वेसल जा रही होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फैटिक वेसल, लिम्फैटिक वेसल। ये लिम्फैटिक वेसल हो सकता है कुछ जगह से काफी ज्यादा फूली हुई हो,
काफी ज्यादा फूली हुई हो, इसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स ये वो जगह है जहां पर एक तरीके का व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स एक टाइप है व्हाइट ब्लड सेल का, a type of white blood cells. Actually white blood cells are of different types. There are neutrophils, there are lymphocytes, basophils, eosinophils and monocytes. 5 तरीके के होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है बेटा लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स यहाँ लिम्फ नोड्स में बनते हैं, तो ये इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर ऐड होते रहते हैं, ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड क्योंकि वापस नहीं जा पाता 100%, तो ये एंटर कर जाता है इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर और बना लेता है लिम्फ। नाउ यू अंडरस्टैंड, क्या बन गया, अब लिम्फ बन गया। तो इस लिम्फ के अंदर बेसिकली पानी है, पानी है, स्मॉल प्रोटीन्स हैं, कुछ हॉर्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स हैं। और इसी लिम्फोसाइट से इंस्पायर होकर इसका नाम रख दिया लिम्फ। एक ऐसा फ्लूइड जिसमें बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वाटर है, प्रोटीन्स हैं छोटे छोटे, राइट। चलो, सो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, स्ट्रॉ मतलब मोर लाइक कलरलेस, अगर है तो बहुत ही फीका येलो कलर है। सराउंडिंग द सेल इट इज द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज oozed आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड का प्लाज्मा ही है जो ब्लड वेसल से बाहर आ गया, ooze आउट हो गया मतलब लीक हो गया। हैज व्हाइट ब्लड सेल्स बट नो रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स तो होंगे बट रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज योर मस्कुलर टिश्यू। ये सारी जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये कौन है, डुगू। डुगू की मसल गायब कर दी बेटा हमने, सॉरी डुगू की स्किन गायब कर दी, मसल्स आपको दिख रही हैं। सो एक्चुअली 3 तरीके की मस्कुलर टिश्यू होते हैं। मसल इकलौते ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को छोटा कर लेना, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाना। इट इज डन बिकॉज ऑफ स्पेशल प्रोटीन विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ यहाँ पर, ये वाले मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे वाले ने रिलैक्स किया। ये मैं सीधा कर रही हूँ, नीचे वाले ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ऊपर वाले ने रिलैक्स करा। मैं ऐसे यहाँ झुक गई तो ये वाली मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगी, ये वाली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन कहीं पर रिलैक्सेशन बेटा, तभी हम मूव कर पा रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बिना हम मूव ही नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ इट हेल्प्स इन मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प करता है। 3 तरीके की होती हैं, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक। कार्डियक होती है हार्ट की मसल्स, ये तो अलग ही होती है, वीआईपी, ठीक है। बट सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स वो होती है जब इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो एक तो ये सिलेंड्रिकल शेप की दिख रही है, यस, सिलेंड्रिकल इन शेप। और बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। बेटा ये एक सेल है, ये एक सेल है जो सिलेंडर शेप का है, ठीक है, एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इसके अंदर बैंड्स दिखते हैं, बैंड्स को स्ट्रिप्स बोलते हैं और स्ट्रिप से ही नाम रखा स्ट्राइएटेड। लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, वॉलंटरी मसल से, यानी कि जब तुम चाहोगे तब ये काम कर पाएंगे। अगर मुझे इसको देखकर ऐसे पोज करना है तो ये मैंने चाह कर करा है, स्केलेटल मसल ने ये काम कराया है, ठीक है। स्ट्राइएटेड एंड अनब्रांच्ड, दिख नहीं रहा इसमें, मतलब तुमको कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल नॉर्मली पड़े हुए हैं। 50% ऑफ द बॉडी वेट बनाते हैं। आर्म्स, लेग्स, फेस और नेक में यही प्रेजेंट होते हैं, हमारी इच्छा से काम करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें स्केलेटन से अटैच करा के हमारी इच्छा वाली मूवमेंट कराते हैं। फिर आ जाओ नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स की शेप देखो, पहले तो सिलेंड्रिकल तो नहीं है, ऐसी शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। लिखा हुआ है स्पिंडल शेप बेटा, स्पिंडल शेप्ड। और न्यूक्लियस अगर आप कंपेयर करो तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है तो यूनि न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। ये इनवॉलंटरी होती है, यानी कि हमारी इच्छा से कोई काम नहीं करती। अब आप क्या अपने पेट में खाना 4 दिन तक रोक सकते हो? नहीं, अपने आप पेट में खाना जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड बॉडी से रिमूव हो जाता है एंड डाइजेस्टेड फूड। अपने आप जो एक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, ऑल दीज एक्शंस आर इनवॉलंटरी। इनको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, अपने आप काम कर रही हैं। ब्रांचेस इसमें भी नहीं है, नॉन स्ट्राइएटेड, कोई बैंड्स नहीं दिखे इसमें जैसे स्केलेटल मसल्स में दिख रहे थे। ये आंखों की आइरिस में मिलता है क्योंकि आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और वो इनवॉलंटरी एक्शन है। जब तुम बहुत ज्यादा लाइट में जाते हो तो तुम्हारी आंखें ऐसे थोड़ी थोड़ी बंद हो जाती है और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। प्यूपिल क्या होता है? आंखों के सामने वो छोटा सा काला सा घेरा होता है ना, उसको प्यूपिल बोलते हैं। और जो कलरफुल पार्ट होता है वो आइरिस होता है। सो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, अपने आप कर रहा है।
अंधेरे में हो तो प्यूपिल का साइज बड़ा किया जाता है, लाइट में हो तो प्यूपिल का साइज छोटा किया जाता है। स्किन में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूटेरस में, ब्लड वेसल्स में, है ना, डाइजेशन एरियाज में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर आ जाओ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, इनवॉलंटरी। ऐसा तो नहीं है कि दिल को रोक कर बैठ गए कि आज यार छुट्टी ले ले, बहुत काम कर रहा है छुट्टी ले ले, ऐसा नहीं होता। हार्ट मसल्स आर वर्किंग ऑल बाय इटसेल्फ, है ना, छुट्टी ले ली तो दिक्कत हो जाएगी। स्ट्राइएटेड, बेटा इसमें भी आपको स्केलेटल मसल्स की तरह मूवमेंट दिखती है। नाउ इट इज अगेन यूनी न्यूक्लिएटेड, बट इसका स्पेशल फीचर ये है कि ब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड द स्टिमुलेशन एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून। इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि जितनी भी बॉडी की मसल्स है ना, वो नर्व से, न्यूरॉन से सिग्नल लेती है, तब जाकर सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। बट कार्डियक मसल्स, जैसे मैंने बोला, वीआईपी है, तो ये कहती है कि हमें किसी के सिग्नल की जरूरत नहीं है, हम खुद ही खुद को कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे और रिलैक्स करा लेंगे। तो यही लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड एनी सिग्नल, बाहर से कोई सिग्नल आने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूरॉन के सिग्नल को नहीं लेती है, खुद ही खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। नाउ नर्वस टिश्यू, बेटा ये मैं आपको बता चुकी हूं, जो आपको डायग्राम मैंने बनाया था। सो दिस इज द नर्वस टिश्यू। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चंस है क्योंकि आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी है, स्मूथ है, स्ट्राइएटेड है, इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइएटेड। सो डी ऑप्शन, इनवॉलंटरी भी है और स्ट्राइएटेड भी है। आगे आ जाओ। शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस कमिंग आउट ऑफ सोमा ऑफ न्यूरॉन। व्हाट इज सोमा? सोमा मतलब बॉडी, और यहां साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। तो जो साइटोप्लाज्म से बाहर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। बेटा क्या थे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स? डेंड्राइट्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेंड्राइट्स। ठीक है, चलो। सो फ्रॉम माई साइड दिस वन शॉट इज कंप्लीटेड। प्लांट और एनिमल टिश्यू के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए इन वन शॉट, एंड ये आपको अगेन फाइनल रिवीजन में हेल्प करने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको पता है आपको कमेंट्स में क्या करना है मुझसे बात करने के लिए, है ना। मुझे बहुत सारा मतलब होता है ना, कनेक्शन बनाने के लिए आपको ऑरेंज वाले हार्ट्स भेजने हैं। नाउ बाय बाय। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी और आप ऐसे कह रहे थे कि मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करो। बेटा बहुत जल्दी जल्दी आपको वन शॉट्स मिलने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको वीक में 2 या 3 वन शॉट्स मिल जाएंगे, एंड हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। फॉर मी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं पहले के चैप्टर स्किप कर दूं और सीधा लास्ट चैप्टर्स पर आ जाऊं। आपका सिलेबस बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड आपको जो वन शॉट्स मिलेंगे वो टाइम के हिसाब से मिलेंगे, है ना, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। सो जब तक आपके एग्जाम्स आते हैं तब तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, एंड डू नॉट वरी अबाउट इट। बट वन शॉट हम सीक्वेंस वाइज ही स्टार्ट करेंगे। देखो ना, आपके 2 चैप्टर्स तो हो ही गए, देन नेक्स्ट वीक आपको और 2 चैप्टर्स मिल जाएंगे, एंड सब सॉर्टेड है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। बाय बाय।